$500,000। यही है एक फ्लेमिंगो मिसाइल की कीमत। यूक्रेनी रक्षा उद्योग का गर्व, वही जो साइबेरिया तक पहुंचनी चाहिए और पहुंचती भी है, लेकिन हमेशा नहीं। और अब विश्लेषक डेविड एक्स एक ऐसा आंकड़ा पेश करते हैं जिसे सुनकर आप जानते हैं आंखें बंद करने का मन करता है। 1 जुलाई से छोड़ी गई हर 11 फ्लेमिंगो मिसाइलों में से 10 को रूसी वायु रक्षा प्रणाली गिरा देती है, यानी लगभग सभी। ऐसा लगता है कि ये फ्लेमिंगो के लिए फैसला है और वे अप्रभावी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। खुद रूसियों ने माना है कि इस साल गर्मियों में यूक्रेन ने रूस की सीमा के अंदर लक्ष्यों पर हमले के लिए अपनी खुद की बनाई गई क्रूज मिसाइल FP5 फ्लेमिंगो का इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू कर दिया है, और रूस का रक्षा मंत्रालय भी इनके लक्ष्य पर लगने को दर्ज करता है। उसी समय 18 अगस्त की रात को जब फ्लेमिंगो मिसाइलों को गिराने की यह सांख्यिकी सामने आई, मॉस्को की ओर 620 ड्रोन भेजे गए और एक बार फिर वाइल्ड बेरीज के गोदाम पर हमला हुआ। तो आखिर ये क्या है? क्या ये वाकई यूक्रेनी मिसाइल की नाकामी है या तस्वीर एक डरावने आंकड़े से कहीं ज्यादा जटिल है? आइए इस एपिसोड में ईमानदारी से समझते हैं, किसी भ्रम में पड़े बिना, लेकिन साथ ही जानते हैं बिना खुद को दोषी ठहराए या पछतावे के। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। आइए इस विषय को मिलकर समझते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस एपिसोड को लाइक करें, और इस YouTube चैनल के समर्थन में बाद में अपनी टिप्पणी लिखना ना भूलें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। तो रूस वर्तमान में लगभग सभी यूक्रेनी FP5 फ्लेमिंगो मिसाइलों को A-50 लंबी दूरी के रडार निगरानी विमान की मदद से इंटरसेप्ट कर रहा है। तो पिछले कुछ हफ्तों में ऐसी मिसाइलों में से केवल 1 या 2 ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाई हैं, और याद दिला दूं कि इनकी कीमत लगभग $5 लाख है। इस बारे में विश्लेषक डेविड एक्स ने यूरो मैदान प्रेस के लिए बताया है। चलिए इंटरसेप्शन की प्रक्रिया से शुरू करते हैं, क्योंकि वही बताती है कि यह इतनी डरावनी सांख्यिकी कहां से आई। रूसी वायुसेना लंबी दूरी की रडार चेतावनी वाले A-50 विमान का इस्तेमाल करती है, जो अपने धड़ पर रडार से लैस होते हैं। ये विमान उन मार्गों पर गश्त करते हैं जिनसे फ्लेमिंगो रूस के अंदरूनी इलाकों में अपने लक्ष्यों की ओर उड़ते हैं और उन्हें पहले ही पहचान लेते हैं। एक उदाहरण देखें। 4 जुलाई को हवाई पूर्व चेतावनी वाला A-50 विमान ने जमीनी प्रणालियों को एक साथ 5 मिसाइलें मार गिराने में मदद की। FP5 वो मिसाइल थी जो वोडकिंस्क की ओर जा रही थी। ये यूक्रेन से 1360 किलोमीटर दूर है। ऊंचाई पर उड़ान भरने के कारण विमान जमीन पर लगे रडारों की तुलना में कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों को बहुत पहले ही पहचान लेता है। और 7 जुलाई को उस विश्लेषक के अनुसार रूसियों ने शायद एक साथ 4 ऐसे विमानों का इस्तेमाल किया था ताकि वायु रक्षा का समन्वय किया जा सके। इसके बाद छोड़ी गई लगभग सभी फ्लेमिंगो मिसाइलों को रास्ते में ही मार गिराया गया। मैं तुरंत एक सबसे महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर दूं। ये जो आंकड़ा है 11 में से 10 मिसाइलों का, ये केवल एक मानचित्रकार द्वारा खुले डेटा की निगरानी पर आधारित है, और ना तो यूक्रेन और ना ही रूस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि है। और इस गणना में फिर भी कुछ त्रुटि हो सकती है, और कुछ हमले ऐसे भी हो सकते हैं जो उजागर नहीं हुए हैं, क्योंकि उन्हें उजागर करना किसी भी पक्ष के लिए फायदेमंद नहीं है। इसलिए इस आंकड़े को एक अनुमान के रूप में लेना चाहिए, ना कि पूर्ण सत्य के रूप में। लेकिन इसे पूरी तरह से नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं द्वारा फ्लेमिंगो पर दांव लगाया जा रहा है, ये स्पष्ट है। यूक्रेन ने 2026 की गर्मियों में फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल रूस की धरती पर लक्ष्यों पर हमले के लिए अधिक बार करना शुरू कर दिया। इसकी पुष्टि रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों से होती है, जिनका विश्लेषण रूसी एजेंसी ने किया है। और 15 अगस्त की रात, ज्यादा समय नहीं हुआ, यूक्रेन ने समारा में प्रोग्रेस रॉकेट और अंतरिक्ष केंद्र पर फ्लेमिंगो मिसाइल से ही हमला किया। एजेंसी के अनुसार जून से रूसी रक्षा मंत्रालय ने कथित तौर पर कम से कम 57 फ्लेमिंगो मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है। और तुलना के लिए फरवरी से मई तक यही विभाग यानी रूसी रक्षा मंत्रालय 31 फ्लेमिंगो मिसाइल को मार गिराने की रिपोर्ट दे रहा था। पिछले 2 हफ्तों में रूसी सैन्य विभाग ने कम से कम 25 फ्लेमिंगो मिसाइलों को मार गिराने की सूचना दी है, यानी इनकी संख्या स्पष्ट रूप से ज्यामितीय प्रगति में बढ़ रही है। इस गर्मी में यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं ने कम से कम 4 सफल हमले किए हैं। मतलब रूस के अंदर स्थित ठिकानों पर इन्हीं FP5 फ्लेमिंगो मिसाइलों से।
10 जून को चेबोक्सारी में VNIIR प्रोग्रेस पर हमला किया गया, जो कामिकाजे ड्रोन के लिए मॉड्यूल बनाता है। 27 जून को यूक्रेनी बलों ने वोल्गोग्राद में रक्षा उद्योग की टाइटन बैरिकेड्स फैक्ट्री पर हमला किया। यहां यार्स, टोपोलेम और सरमत मिसाइल सिस्टम्स के लॉन्चर बनाए जाते हैं। 24 जुलाई को यूक्रेन ने कीरोव पर हमला किया, जहां व्यात्स्के मशीन निर्माण कंपनी एविटेक को निशाना बनाया गया। उस समय विश्लेषकों ने निष्कर्ष निकाला कि फैक्ट्री पर एक साथ 2 मिसाइलों ने हमला किया, जिससे काफी नुकसान हुआ, यानी दोनों मिसाइलें वायु रक्षा प्रणाली को पार कर दें। और आखिरी हमला 15 अगस्त को समारा में रॉकेट और स्पेस सेंटर प्रोग्रेस पर हुआ। और अब विशेषज्ञ इन हमलों की बढ़ती संख्या को इन मिसाइलों के उत्पादन में वृद्धि से जोड़ रहे हैं। यहां याद दिला दूं कि फ्लेमिंगो मिसाइल एक यूक्रेनी क्रूज मिसाइल है, जिसकी घोषित रेंज 3000 किलोमीटर तक है। ये 1000 किलोग्राम वजन का वारहेड ले जा सकती है और इसकी रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इस मिसाइल का सबसे दूर का लक्ष्य उदुमूर्ति में स्थित वोडकिंस्की कारखाना बताया जाता है। वहां से यूक्रेन की सीमा तक की दूरी लगभग 1600 किलोमीटर है। 2025 में फायर पॉइंट की तकनीकी निदेशक इरीना तेरेख ने कहा था कि उस समय तक यूक्रेन ऐसी लगभग 30 मिसाइलें प्रति माह बना रहा था और अक्टूबर तक उत्पादन को बढ़ाकर 210 यूनिट प्रति माह करने की योजना थी। बाद में उन्होंने खुद स्वीकार किया कि इस लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका, लेकिन इसके बावजूद फ्लेमिंगो शायद धीरे धीरे लंबी दूरी पर यूक्रेनी सेना के हमलों के लिए मुख्य मिसाइल बनती जा रही है। याद दिला दूं, हमारे पास नेपच्यून मिसाइल भी है, लेकिन इसकी मारक दूरी अभी भी फ्लेमिंगो मिसाइल से कम है और जैसा कि हम देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है। हालांकि लंबी दूरी वाली नेपच्यून भी है। यहां मेरे पास उदाहरण के लिए नेतृत्व से सवाल हैं कि हम निजी कंपनी फायर पॉइंट की विकसित की गई मिसाइल का ज्यादा इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, बजाय यूक्रेनी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की यूक्रेनी नेपच्यून मिसाइल के। महत्वपूर्ण बात यह है कि यूक्रेन इस आंकड़े के बाद हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा है। नहीं, वही कंपनी फायर पॉइंट सहमालिक डेनिस स्टिलरमान के अनुसार वो अल्टीमीटर की सेटिंग्स बदल रहे हैं ताकि मिसाइलें और नीचे उड़ सकें। इससे उन्हें रडार से पकड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी तक इन बदलावों का कोई खास नतीजा नहीं निकला है। लेकिन साथ ही कंपनी के अनुसार वे अब हर महीने लगभग 200 फ्लेमिंगो मिसाइलों का उत्पादन कर रहे हैं और स्टिलरमान के मुताबिक वे इससे भी ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। यानी भले ही रूस द्वारा इंटरसेप्ट किए जाने का प्रतिशत ज्यादा हो, लेकिन उत्पादन की बढ़ती मात्रा का मतलब है कि जो मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंचती हैं, उनकी कुल संख्या फिर भी बढ़ सकती है। एक और बड़ा संदर्भ भी है जिसे ध्यान में रखना जरूरी है, ताकि हम सिर्फ एक ही तरह के हथियार के आधार पर फैसला न करें। विश्लेषक दावा करते हैं कि रूसी बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली से मूल रूप से सिर्फ 5 से 9% ही सभी यूक्रेनी लंबी दूरी के हमले के साधन पार कर पाते हैं। यानी सिर्फ फ्लामिंगो ही नहीं, बल्कि सभी प्रकार के सभी ड्रोन और सभी मिसाइलें। ये सुनकर जाहिर निराशा होती है, लेकिन इसी के साथ विश्लेषक एक और आंकड़ा जोड़ते हैं जो पूरी तस्वीर बदल देता है। इसके बावजूद जुलाई में यूक्रेन ने रूस के भीतर गहराई में स्थित लक्ष्यों पर जनवरी की तुलना में 3 गुना अधिक बार हमला किया। यानी भले ही वायु रक्षा प्रणाली को पार करने की दर कम हो, लेकिन हमलों की बढ़ती तीव्रता का मतलब है कि लक्ष्य तक पहुंचने वाली मिसाइलों और ड्रोन की कुल संख्या लगातार बढ़ रही है। और ये रहा इसका सीधा और ताजा सबूत। ये 18 अगस्त की रात है। मास्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने बताया कि शाम से लेकर सुबह 5 बजे तक मास्को क्षेत्र की ओर 620 ड्रोन उड़ान भर रहे थे। इनमें से 180 को सीधे मास्को क्षेत्र में ही नष्ट कर दिया गया। और अब पोदमोस्कोविया के गवर्नर आंद्रेई वुर्बियोव ने बेलगोरोद्स्की रामेंस्की में 100 से ज्यादा ड्रोन गिराए जाने की जानकारी दी। पाउलोव्स्की पोसाद, ओरेखोवो जुयेवो, वस्क्रेसेंस्क, स्तुपिनो, कोलुम्ना और इलेक्ट्रोस्ताल में, यानी हमला एक ही जगह नहीं बल्कि कई इलाकों में एक साथ हुआ। और एक बार फिर ड्रोन ने वाइल्डबेरीज के गोदाम को निशाना बनाया, इस बार अटलांट पार्क इलाके में। वैसे कंपनी ने पहले ही बता दिया है कि गोदाम को सिर्फ मामूली नुकसान हुआ है और सामान को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह ना तो पहली बार है और ना ही आखिरी बार ऐसा हुआ है।
यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं ने रूस में वाइल्ड बेरीज के 10 में से 7 सबसे बड़े लॉजिस्टिक केंद्रों को पहले ही नष्ट कर दिया है और जुलाई में मार्केट प्लेस ने नियमित हमलों के कारण अपने कम से कम 17 गोदाम खो दिए। कंपनी वहां रखे गए सामान और अन्य चीजों का कुल नुकसान पहले ही 3 से $3.5 अरब तक पहुंच सकता है। तो अगर हम सब कुछ ईमानदारी से जोड़ें, बिना किसी बड़ा चढ़ाकर या कम करके, तो हमारे सामने यही तस्वीर आती है। हाँ, खासकर फ्लेमिंगो मिसाइलों के मामले में इंटरसेप्शन की सांख्यिकी वाकई में चिंताजनक है। रूस ने उम्मीद से कहीं तेजी से अनुकूलन कर लिया और खास तौर पर इसी तरह की मिसाइलों के खिलाफ रडार निगरानी वाले विमान का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इसे छुपाना नहीं चाहिए, वरना बाद में उम्मीदों और हकीकत के बीच के अंतर से और ज्यादा तकलीफ होगी। लेकिन साथ ही साथ ये दिखावा भी नहीं करना चाहिए कि कुछ भी वहां तक नहीं पहुंच रहा है और सब कुछ बेकार है। नहीं, फ्लेमिंगो मिसाइल के एविटेक और NIIR पर पुष्टि किए गए हमले हुए हैं। फायर पॉइंट में प्रगति, उत्पादन की बढ़ती मात्रा और सबसे महत्वपूर्ण, समग्र प्रवृत्ति, यानी रूस के अंदर हमलों की आवृत्ति 1 साल में 3 गुना बढ़ गई है। ये दिखाता है कि इस पूरी मुहिम का कुल प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। यहां तक कि अगर किसी एक मिसाइल की सफल भेदन की दर अस्थायी रूप से कम भी हो गई हो, मुझे उम्मीद है कि वहां शमानेट्स या अल्टीमीटर जैसी कोई चीज या कुछ और जोड़ेंगे जिससे ये मिसाइल और अधिक प्रभावी हो जाएगी। और आज की रात जिसमें 620 ड्रोन और फिर से वाइल्ड बेरीज पर हमला हुआ, ये बिल्कुल भी आदर्श आंकड़ों के बारे में नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि रूस के अंदर युद्ध हर रात महसूस किया जाता है। और ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि इस हफ्ते कितने फ्लेमिंगो साइबेरिया तक पहुंचे या साइबेरिया नहीं कहीं और पहुंचे, फर्क नहीं पड़ता कि वे कहां गए। मतलब हाँ, ये साफ है कि अभी रूसी लोग इस जानकारी को लेकर बहुत हलचल मचा रहे हैं। ये सब यूक्रेनी हथियारों का मजाक उड़ाने के लिए है। सुनिए, ईमानदारी से कहे तो रूसी लोग जंगली हैं जिन्हें बस हंसी चाहिए तो हंसने दो। देखिए, सबसे जरूरी बात कि इन हंसते हुए रूसी लोगों पर मिसाइलें और ड्रोन गिरें। हाँ, भले ही वे अभी तक वायु रक्षा को उतनी सफलता से नहीं भेद पा रहे हैं जितना हम चाहते हैं, लेकिन वे भेद रहे हैं और कुछ हिस्सा फिर भी वहां तक पहुंच जाता है जहां उसे पहुंचना चाहिए, और वो सीधे इन जंगली लोगों के सिर पर गिरता है। यहां मैं विराम लगाऊंगा। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।